नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि मामले को ट्रांसफर कर दिया जाए कहीं और, क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री और कानून मंत्री जांच में बाधा कर रहे हैं। जो कि आपने देखा कि जिस तरह से पिछले दिनों जब टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार सीबीआई ने किया था पूछताछ के लिए, तो ममता बनर्जी सीबीआई के ऑफिस पहुंच गई थी और वहां धरना दे दिया था। और इतना ही नहीं, गाली गलौज की गई सीबीआई के अधिकारियों को, और जो केंद्रीय सुरक्षा बल सुरक्षा में लगे हुए थे सीबीआई ऑफिस की, उन पर भी पथराव टीएमसी के गुंडों ने किया। इसके बाद सीबीआई ने कहा कि यहां राज्य में सुरक्षा का माहौल नहीं है और इसलिए इस केस को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वहां निष्पक्ष तौर पर हम केस की जांच कर सकें। और जांच में ये सहयोग भी नहीं हो रहा, इसको लेकर सीबीआई ने एक हलफनामा दायर किया था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो हलफनामा है उसको स्वीकार नहीं किया। और इसको लेकर आपको बताएं, उन्होंने उसमें हलफनामे में बाकायदा मुख्यमंत्री सीबीआई की तरफ से उस धरने प्रदर्शन को लेकर और सीबीआई पे दबाव बनाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री जो फरहाद हाकिम, इनको उसमें पार्टी बनाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हलफनामा दायर किया गया। और ये भी उसमें लिखा गया कि जो ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाए थे कि जो टीएमसी के मंत्री कानून मंत्री हैं और जो उनके गिरफ्तारी के पहले जो नियम फॉलो करना पड़ता है वो नियम का पालन नहीं किया गया, ये आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए थे। उस पर सीबीआई ने हलफनामा दायर करने की कोशिश की, जिसको हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया था। और इस बात को लेकर आपको बताएं, जब ये पार्टी बनाया गया है ममता बनर्जी को, फरहाद हाकिम को सीबीआई कोर्ट से ट्रांसफर करने की बात कर रही है, इसको लेकर ममता बनर्जी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मूव की गई एप्लीकेशन और ये कहा गया कि इस मामले में आप जो हाई कोर्ट की सुनवाई है उसको रोक दें और जो सीबीआई की एप्लीकेशन है इस पर हलफनामे पर कोई गौर ना किया जाए। तो इसको लेकर आपको बताएं, कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट देता। इस बीच 2 जजों की पीठ में जो ये सुनवाई करने वाले थे, उसमें आपको बताएं 2 जज थे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस हेमंत गुप्ता। ये 2 जजों की पीठ इस पर सुनवाई जिसको करनी थी, इस नारदा स्टिंग घोटाले को लेकर सीबीआई की एप्लीकेशन पर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आया और ट्विस्ट ये था कि जो इसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं, उन्होंने अपने को इस मामले से अलग करने के लिए कह दिया, क्योंकि वो कलकत्ता से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले से अलग होना चाहता हूं, मैं इस मामले में अपना कोई डिसीजन नहीं देना चाहता। अब इसके बाद एक ये कोर्ट के सामने संकट आया कि ऐसे में जब 2 जजों की पीठ थी तो एक जज कैसे इसमें कोई फैसला दे सकता, और इसलिए अगली तारीख उसमें 25 जून लगी है और 25 जून को अब इस मामले में कोई नई खंडपीठ फैसला सुनाएगी कि ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई कर सकती है कि नहीं, ममता बनर्जी को राहत मिलेगी कि नहीं। लेकिन एक बात अभी तक साफ है कि ममता बनर्जी को घिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से सारे तथ्य प्रमाण सबूत जो दिए गए हैं उसमें बाकायदा सीबीआई के अधिकारियों को गाली देना, डराना, धमकाना और सुरक्षा बलों पर पथराव, उसके विजुअल, उसकी फोटो और वीडियो भी शामिल है, जिसमें यह दिखाया गया है कि टीएमसी के गुंडे किस तरह से कार्यालय को घेरते हैं जब वहां हम पूछताछ के लिए लोगों को बुलाते हैं। और आपको पता होगा ये नारदा स्टिंग घोटाला है, ये एक अखबार ने स्टिंग किया था, एक चैनल ने उसका स्टिंग किया था कि कुछ अधिकारी किस तरह से टीएमसी के लोग मिलकर रिश्वत के बल पर वहां मामले को रफा दफा करने में लगे हैं, जिसमें ममता बनर्जी के कई खासम खास, जिसमें फरहाद हाकिम भी है, वो कानून मंत्री, और आपको बताएं इसमें फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, इसी में एमएलए मदन मित्रा और एक कलकत्ता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी, ये 4 टीएमसी के इसमें नेता फंसते हुए दिखाई दिए और इनके खिलाफ पूरी जांच चल रही थी। और ये जांच सीबीआई को जो सौंपी गई वो कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही सौंपी गई थी। आम जनता की गाढ़ी कमाई को किस तरह से नेता रिश्वत लेकर लूट लेते हैं और उस मुद्दे पर मौन हो जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। मामला इसलिए सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था। और आश्चर्यजनक बात यह है
कि जिस कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस सारे मामले की जांच सीबीआई को आदेश दिए थे करने के लिए, अब सीबीआई जब इस सारे मामले की जांच कर रही है, यही कलकत्ता हाई कोर्ट अब बीच में रोड़ा बनती दिखाई दे रही है कि वो कभी जो है अग्रिम जमानत दे देती है, कभी सुनवाई में कुछ रोड़ा बन रहा है। कुल मामले में अभी तक जो रोल दिख रहा है, न्यायपालिका का रोल भी इस तरह से स्पष्ट नहीं है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक के जज अपने आप को मामलों से अलग कर रहे हैं, यह अपने आप में गंभीर और आश्चर्यजनक तरीका है। आप देखें कि इसी पे अभी नारदा घोटाले में जो अनिरुद्ध बोस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इससे अलग होता हूं। कारण एक वही माना जा रहा है कि ये जो अनिरुद्ध बोस हैं, इन्हीं की फैमिली वाले, इनके रिश्तेदार, बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं और इन सबको भय है कि कहीं पश्चिम बंगाल में उनके रिश्तेदारों को ये टीएमसी के गुंडे हमला ना करें, परेशान ना करें, जैसा कि इस समय माहौल बना हुआ है। इसके कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, इंदिरा बनर्जी, जिनके पास कोर्ट में कलकत्ता में ये जो 2 तारीख के चुनाव के बाद रिजल्ट आने के हिंसा हुई है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, उसी में महिलाओं के साथ सामूहिक रेप हुए, एक वृद्ध महिला और एक नाबालिग बच्ची के सामूहिक बलात्कार का केस दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इंदिरा बनर्जी, उन्होंने बाकायदा अपने को इस मामले से यह कहकर अलग कर दिया कि मैं इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करूंगी। कारण वही माना जा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं इंदिरा बनर्जी, ये भी घबरा गई हैं इस बात को लेकर के कि यहाँ दिल्ली में मुझे तो पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो रिश्तेदार हैं उनको परेशान किया जा सकता है। अब देश की न्याय व्यवस्था, देश की केंद्र सरकार और देश के लोगों को यह देखना होगा। मैं एक बात और देख रहा हूं, पूरा मीडिया और जितने भी ये लिबरल्स हैं, जितने भी अवार्ड वापसी गैंग हैं, वो इस समय चुप हैं इस न्यायपालिका के खौफ की बात पर भी। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ये अपने को ये कहकर अलग करता है, कहा नहीं है लेकिन समझ में आता है कि एक जज का काम क्या है, फैसलों की सुनवाई करना, फैसला करना, न्याय करना। आपकी कोर्ट में एप्लीकेशन लेके आए हैं तो भाई पुलिस का काम है एफआईआर करो, उस पर कार्रवाई करो, अपराधियों को पकड़ो। तो जो जज पुलिस को दिन रात डांटती है और उनको कहती है आपने एफआईआर नहीं की, चोर को क्यों नहीं पकड़ा, वही न्यायपालिका उसकी कोर्ट में जब कोई एप्लीकेशन लगाता है कि मेरे मामले में न्याय करो जज साहब, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, तो वो जज भी अपने को विड्रॉ कर रहा है। वो जज कह रहे हैं साहब मैं इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। तो देश के कानून मंत्री क्या कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, ऐसे जजों को रिटायर कर दो ना, छुट्टी करो कि भाई आप डर रहे हो, आप अपना काम नहीं कर सकते, आपको सिक्योरिटी मिली हुई है और आप जज हैं, तो आप इस जज की कुर्सी के साथ न्याय तो करिए। आपकी कोर्ट में कोई आया है सुनवाई करवाने के लिए, उसकी मामले को सुनिए, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब जज डरे हुए हैं, या तो ये बोले जज कि हमको डर है सरकार से, तो इस राज्य सरकार से जिससे जजों को भय है, जो जज सुनवाई नहीं कर रहे, तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसमें, सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजेआई इसमें दखल करते और वो ये नहीं क्यों नहीं कहते कि ये जो राज्य सरकार है ये इस समय लोगों की सुरक्षा करने में विफल है पूरी तरह, और ये लोगों को डरा धमका रही है, यहां तक कि जजों को भी खतरा है। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ये जो नेता हैं जितने हिंसा में शामिल हैं, इनको जेल में डाला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर रहा। देश के चीफ जस्टिस, जिनके अंडर में सारी न्याय प्रणाली है, वो मौन होकर के देख रहे हैं। तो जज साहब आपकी तरफ पूरा देश देख रहा है, क्योंकि जब भी कोई फैसला ये नेता लोग लेते हैं, वो फैसला गलत है या सही, इसका फैसला तो जज करते हैं, कोर्ट करती है। और जब कोर्ट में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, एक आप देखिए महिला गुहार लगाने सुप्रीम कोर्ट तक आ रही है, हिम्मत की उसने, किस तरह से उसने हिम्मत जुटाई होगी, किस तरह से उसने वकील जुटाए होंगे, और वो दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है और जज बड़े आराम से कहती हैं हम आपकी सुनवाई नहीं कर सकते, अगली तारीख। तो उस व्यक्ति के लिए सोचिए कितनी प्रॉब्लम है, जो पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से चलकर दिल्ली आया है गुहार लगाने के लिए, उसको अगली तारीख दे दी जाती है इतनी सी बात में। जबकि हमने देखा बहुत सारे मामलों में रात को 2 बजे कोर्ट खुलेगी, तत्काल सुनवाई होगी, तत्काल आदेश पारित होगा और रात में ही उस आदेश को जारी भी कर दिया जाता है, 2, 4, 10 घंटे में तो पालन करा दिया जाता है।
लेकिन जब भी हमने देखा है कि कोई खास व्यक्ति हो, जो नेता बड़े बड़े इस देश के हैं, उनके लिए तो ये कोर्ट ऐसा करती है, लेकिन अगर आम आदमी, आम महिला के साथ रेप हुआ है, उसकी इज्जत तार तार हुई है, उसको तो अगली तारीख ही मिलती है, उसको यहां भरोसा नहीं मिलता, उसके साथ न्याय नहीं होता दिखता। माफ करना, कोई मैं कोर्ट के प्रति ऐसा अपमानजनक या कोई शंका वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी लोगों की राय है, ये आम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि जब जज डर रहे हैं, जज न्याय नहीं दे रहे हैं, जज पीछे हट जा रहे हैं, तो अब बताइए जो सीबीआई के अफसर इस नारदा घोटाले की जांच कर रहे हैं, उनको जब दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, कहीं हाईकोर्ट अगली तारीख लगा देता है, कहीं हाईकोर्ट अग्रिम जमानत दे देता है, कहीं हाईकोर्ट कानून की बातें बताता है कि साहब ये जज नेता हैं, ये मंत्री हैं, इनके मामले में आप कुछ करिए, तो क्या होगा? अब आप समझिए कि एक सीएम जब आके अड़ जाएगी तो सीबीआई कब तक उनके लिए, उनके खिलाफ केस करती रहेगी? कितने केस करेगी? मेन मुद्दे से तो सीबीआई को भटका ही दिया गया ना। तो आखिरकार न्याय होगा कैसे? आम जनता के साथ न्याय कैसे होगा? पश्चिम बंगाल में सबसे भयंकर स्थिति है और इस पश्चिम बंगाल के बारे में न्यायपालिका भी मौन होकर देख रहा है, जिससे ये लोग उम्मीद कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के कि आप कम से कम जज साहब हमारी सुरक्षा के लिए कुछ करिए। लेकिन शायद कोर्ट उस दिन का इंतजार कर रहा है कि जब केंद्र पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए, तब कोई एप्लीकेशन लेके आएगा। तो ये जितने भी जज हैं ना, जिन्होंने अपने को न्याय से अलग करने की बात की है, मेरी शंका है, मुझे शक है ये कि यही जज फट से सुनवाई करेंगे और तट से आदेश देंगे, 1 घंटे के अंदर कहेंगे केंद्र को नोटिस जारी करके आपने राष्ट्रपति शासन गलत लगाया है, इसको दोबारा बहाल करो। आप देखना, क्योंकि ऐसा लगने लगा है अब कि वाकई में आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई करने वाला कोई है ही नहीं। ऊपर से नीचे तक मोदी सरकार दुनिया के बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, लेकिन एक अपने देश के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है शायद। वंदे मातरम।